हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी बेस्ट। आपका हमारे इस वीडियो के अंदर स्वागत है। और आज हम क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 1 करेंगे, जिसका नाम है चैलेंजेस ऑफ द नेशन बिल्डिंग। ये वीडियो आपको अलग अलग पार्ट्स में मिलेगा। जैसे कि इस चैप्टर के हमने अलग अलग पार्ट्स बना रखे हैं, वैसे ही आज हम पार्ट नंबर 1 करेंगे और इस चैप्टर को कुछ हद तक हम लोग सॉल्व कर लेंगे या पढ़ लेंगे। और ज़्यादा लेट ना करते हम अपने इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। पर अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और इसे शेयर करना ना भूलें। तो हम अगर देखते हैं तो हमारे चैप्टर की शुरुआत ही होती है एक पिक्चर से। इसे हम पिक्चर नहीं कह सकते, इसे हम उस समय का इमोशन कह सकते हैं, जो हम उस समय अगर होते तो हम देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कुछ लोग जो कि कार के ऊपर खड़े हैं और कुछ लोग बैठे भी हैं, वो इंडिया और पाकिस्तान के फ्लैग लेके खड़े हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि इसमें हमें अगर साइड में हम देखते हैं तो इस बॉक्स के अंदर हमें क्या बताया जा रहा है कि ये हिंदू और मुस्लिम लोग हैं जो बंगाल के अंदर कलकत्ता है, वहाँ पे 1947 के टाइम वो लोग कम्युनल वायलेंस जो वहाँ पे चल रहा था उसे ख़त्म करने के लिए वो लोग अपने अपने कंट्री का फ्लैग लेके उधर लहरा रहे हैं और पूरी जगह पेट्रोलिंग कर रहे हैं। और अगर हम आगे देखें कि इस चैप्टर को हमें आगे क्या पढ़ना है तो हम देखते हैं। अगर हम देखें तो हमारे जो फर्स्ट फ्यू ईयर्स थे इंडिपेंडेंस के, वो कुछ ज़्यादा ही चैलेंजेस से भरे हुए थे। और अगर हम देखें उनमें से कुछ बहुत प्रेशरिंग वंस थे जिन्होंने हमें बहुत परेशान किया, जैसे कि नेशनल यूनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। मतलब कि हमारे इंडिया को कैसे हम एक करके रख सकें, हमें अपने इंडिया को एक करके रखना था और उसकी अखंडता और प्रभुता बनवा के रखनी थी हमें। अब हम देखते हैं कि जो 3 चैलेंजेस जो हमें अपने इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमने फेस की थी जब हमारा इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ था, वो कौन सी थी वो हम इस चैप्टर के अंदर आगे पढ़ेंगे। पर हम इसके चैप्टर की थीम भी पढ़ लेते हैं साथ में। क्या थी कि फ्रीडम थी वो हमारे पार्टीशंस के साथ में आई थी। जब हमारा इंडिया पार्टीशन हुआ इंडिया का, उसके साथ में हमें फ्रीडम मिल चुकी थी। बट इसके रिज़ल्ट में क्या हुआ कि लार्ज स्केल वायलेंस हुआ, बहुत ज़्यादा मारपीट हुई, खून खराबा हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ। इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ तो उससे जो लोग थे इंडिया वाले वो पाकिस्तान गए और जो पाकिस्तान वाले लोग थे वहाँ के हिंदू लोग थे वो इंडिया आए। वैसे ही हमारे इंडिया के अंदर हुआ। और इस जो प्रॉब्लम का ये जो मेन कोज था, इसने हमारे जो इंडिया का जो सेकुलर आइडिया था कि हमारा इंडिया एक सेकुलर नेशन है, उसको चैलेंज किया। और सेकंड देखते हैं हम इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। तो मेन दूसरा चैलेंज ये भी था कि जो हमारे इंडिया था वो ब्रिटिश इंडिया के साथ में प्रिंसली स्टेट्स में भी डिवाइडेड था। और हमारा मेन चैलेंज ये भी था अगर हम उनको नहीं जोड़ते तो हमारा इंडिया आज जो हमें दिखता है अभी वैसा नहीं होता और वो बहुत अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड होता। तो हमारा मेन सेकंड चैलेंज भी ये था कि हमें इंडिया को इंटीग्रेट करना है इनटू इंडियन यूनियन और उसको एक अर्जेंट रिजोल्यूशन की ज़रूरत थी। थर्ड है इंटरनल बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री। हमारे इंडिया के अंदर भी इंटरनल बाउंड्रीज ड्रॉ करने की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी, क्योंकि जो हमारे स्टेट्स थे वो अलग अलग लैंग्वेजिक बेसिस के ऊपर अपने डिफरेंट लैंग्वेज के ऊपर स्टेट्स की डिमांड करने लग गए थे। एंड गवर्नमेंट को इसके लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाने भी पड़े। और अगले 2 चैप्टर के अंदर हम इन्हीं 2 चैलेंजेस के ऊपर बात करेंगे, एक तो इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स और इंटरनल बाउंड्री ऑफ द कंट्री। अब हम अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। तो हम देखते हैं कौन से चैलेंजेस थे जो हमारे इंडिया के सामने उस समय आए थे। तो है चैलेंजेस फॉर द न्यू नेशन स्टेट। हमारा इंडिया नेशन भी है और एक स्टेट भी है। आपको नेशन और स्टेट का मतलब तो पता ही होगा। अगर आपको नेशन और स्टेट का मतलब नहीं पता तो आप मुझे कमेंट कीजिए, जिससे मैं आपके लिए एक अलग वीडियो निकालूं जिसमें मैं आपको नेशन और स्टेट का मतलब समझाऊं कि उनका मतलब क्या क्या होता है। आइए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, चैलेंजेस फॉर द न्यू नेशन स्टेट। अब क्या होता है, हमारा इंडिया 14-15 अगस्त 1947 की मिडनाइट में आज़ाद हो जाता है और जवाहरलाल नेहरू हमारे इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। जब हमारा इंडिया फ्री था तब उसे हम फ्री इंडिया बोल रहे हैं, इसलिए जब वो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तब वो अपने एक स्पेशल सेशन होता है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का, उस नाइट वो लोग एड्रेस करते हैं। मतलब ये 1 वर्ड में क्वेश्चन बनता है कि जवाहरलाल नेहरू उस दिन कौन सा स्पेशल सेक्शन है उसे एड्रेस करते हैं।
तो आप बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का। और आगे देखते हैं हम, दिस वॉज द फेमस, और जो उन्होंने जो उसमें जो स्पीच दी थी उसे हम बोलते हैं थ्रिस्ट विथ डेस्टिनी, जिनसे हम बहुत ज़्यादा फैमिलियर भी हो सकते हैं। और ये वही मोमेंट था जो इंडिया वेट कर रहा था, जो इंडियंस थे वो बहुत ज़्यादा टाइम से वेट कर रहे थे इस चीज़ का। ठीक है, आगे देखते हैं हम। इसके अंदर हमने हमारी हिस्ट्री टेक्स्ट बुक के अंदर बहुत बार पढ़ा है कि बहुत ज़्यादा वॉइसेस, मतलब कि बहुत से लोग थे, बहुत से बड़े लोग थे जिन्होंने, नेशनल लीडर्स थे जिन्होंने हमारे नेशनल मूवमेंट में भाग लिया था और इंडिपेंडेंस दिलवाई थी हमें। बट जो 2 गोल्स थे, जो 2 गोल्स थे जिस पे सब लोगों ने एग्री किया था उस समय, वो कौन से थे? पहला तो ये था कि जब हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हो जाएगा तब वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के थ्रू अपनी कंट्री चलाएगा। मतलब हम लोग इंडिपेंडेंस के बाद में डेमोक्रेसी अपनाएंगे, और डेमोक्रेसी अपनाने के बाद हम लोग इलेक्टेड गवर्नमेंट लेके आएंगे, जिनसे हम लोग क्या करेंगे, जो गवर्नमेंट होगी वो लोगों के वेलफेयर के लिए काम करेगी, और स्पेशली वो जो पुअर और सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप्स होंगे उनके लिए काम करेगी। और अब हमारी कंट्री इंडिपेंडेंट हो चुकी है, और जो हमने प्रॉमिस किया था फ्रीडम का, उसे पूरा करने का भी टाइम आ चुका है। ये हमारे लिए ईजी नहीं है। इंडिया है वो एक नेशन स्टेट के रूप में पैदा हुआ था, और बहुत डिफ़िकल्ट सर्कमस्टेंसेस थे उस समय के इंडिया जैसी कंट्री के लिए। और ऐसी कोई सी कंट्री नहीं थी जो इस सिचुएशन के अंदर बॉर्न हो, ये पैदा हुई हो, या उसका ऐसी सिचुएशन के अंदर उसका जन्म हुआ हो, जैसे हमारा इंडिया हुआ था 1947 के अंदर। और जो फ्रीडम थी हमारी कंट्री की वो पार्टीशन के साथ में आई थी। और 1947 वाला जो ईयर था वो बहुत अनप्रेडिक्टेड था, उसके अंदर बहुत ज़्यादा वायलेंस हुआ था, ट्रॉमा हुआ था। मतलब हम कह सकते हैं कि वो ईयर था जिसमें बहुत अनप्रेडिक्टेड वायलेंस, मतलब हम सोच भी नहीं सकते थे, इतना मार काट हुई, खून खराबा हुआ, और लोगों के अंदर इतना ट्रॉमा भर गया, लोगों ने अपने घरों को छोड़ छोड़ के उन्हें जाना पड़ा। और it was this situation that India started its own journey to achieve several objectives। और यही वो चीज़ थी जो हमारे लीडर्स को इतने दुख देखने के बाद भी, हमारे जो लीडर्स थे उनके जो दूरदर्शी नज़रें थी, उन्होंने ये ठान रखा था अभी भी कि वो लोग इन चैलेंजेस को फेस करेंगे और हमारी जो इंडिया है उसे इंडिपेंडेंट करके रहेंगे। अब हम आगे देखते हैं। इससे पहले हम ये देखते हैं पिक्चर जो इस बुक के अंदर यहाँ पे दे रखी है। इसके अंदर प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू है जो कि रेड फोर्ट पे खड़े हैं और अपनी यहाँ पे अपनी वो स्पीच दे रहे हैं थ्रिस्ट विथ डेस्टिनी वाली। अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पे आपको साइड में एक बॉक्स दिख रहा होगा जिसके अंदर महात्मा गांधी ने कुछ कहा है 14 अगस्त 1947 को, और उन्होंने ये कहा है कि हम कल आज़ाद हो जाएंगे इस गुलामी से और ब्रिटिश डोमिनेशन से, और जो इंडिया होगा वो अलग हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा, और कल ही हमारा खुशी का दिन होगा बहुत बड़ा, और बहुत बड़ा दुखी दिन भी होगा क्योंकि हमारा इंडिया अलग हो जाएगा। अब हम देखते हैं 3 चैलेंजेस कौन से हैं। जो हमारा इंडिपेंडेंट इंडिया है उसने 3 टाइप के चैलेंजेस को फेस किया था। पहला तो जो था वो ये था कि हमें हमारे जो नेशन है उसको यूनाइटेड करना है। मतलब ये सबसे बड़ा इमीडिएट चैलेंज था कि हमें एक ऐसा नेशन बनाना है जो एक यूनाइटेड हो, मतलब टूटा हुआ ना हो। जैसे प्रिंसली स्टेट्स वगैरह जो अलग थे और ब्रिटिश इंडिया जो अलग था, हमें उन सबको एक साथ मिला के एक करना था। और हमारी आप देख सकते हैं इंडिया की डाइवर्सिटी कितनी है, वैसे ही उस समय भी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी थी सोसाइटी के अंदर। जो लैंड थे वो बहुत बड़े बड़े थे, और आप मान सकते हो तो डाइवर्सिटी भी कितनी थी, बड़े बड़े कॉन्टिनेंटल साइज़ के हमारे लैंड हैं, और यहाँ के लोग हैं वो डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं, डिफरेंट कल्चर को फॉलो करते हैं, रिलीजन को फॉलो करते हैं, और ये माना जाता है कि उस समय ऐसी कंट्री जिसके अंदर इतनी सारी डाइवर्सिटी हो वो एक साथ इतने समय तक नहीं रह सकती, उसका टूटना पक्का होता है। और जो पार्टीशन है हमारे कंट्री का वो प्रूव करता है सारों का जो डर था उससे सच में। और ये सीरियस
क्वेश्चन है हमारे इंडिया के फ्यूचर को लेकर। क्या इंडिया सर्वाइव कर सकता है यूनिफाइड कंट्री के रूप में? वुड इट बी सो एम्फसाइजिंग नेशनल यूनिटी? क्या वुड इट मीन रिजेक्टिंग ऑल रीजनल? क्या अगर इंडिया यूनाइटेड रह पाएगा? अगर रह पाएगा तो क्या वो अपनी जितनी भी रीजनल और सब नेशनल आइडेंटिटीज़ हैं उन्हें साथ में रख पाएगा? क्या उन्हें बचा पाएगा? और ऐसे ही अर्जेंट क्वेश्चंस जो हमारे सबके दिमाग में आने लगे थे। अब हम देखते हैं सेकेंड चैलेंज। जो भी हम लोगों को फेस करना पड़ा वो ये था एस्टेब्लिश्ड डेमोक्रेसी। मतलब अगर हम अपनी इंडिया को यूनाइट तो कर लेंगे, बट उसके अंदर डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश करना, जो हमारा गोल था कि हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लेके आएंगे, वही हमने हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये ऑलरेडी पढ़ रखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें फंडामेंटल राइट ग्रांट्स करता है और हम लोगों को राइट टू वोट देता है एवरी सिटीज़न को। इंडिया ने अडॉप्ट कर रखा है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। मतलब हम जाते हैं और अपने नेता को चुनते हैं, उन्हें वोट देते हैं, उनसे जिनके सबसे ज़्यादा वोट आते हैं वो इलेक्शन जीत जाते हैं, बस उसी तरह होता है। ये जो फीचर्स हैं वो ये दिखा रहे हैं कि हमारे इंडिया के अंदर पॉलिटिकल कंपटीशन है। जो डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क होगा उसके अंदर ये सब चीज़ें होंगी, पॉलिटिकल कंपटीशन वगैरह होगा, वो इस सब चीज़ों डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क के अंदर ही हो सकती है। अगर हमें पॉलिटिकल कंपटीशन चाहिए तो हमें डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क भी चाहिएगा। और एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़रूरी है, बट अगर हम डेमोक्रेसी लेके आ जाएंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि हम डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन भी लेके आ सकते हैं। हम लोग ये बोलते हैं कि डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ज़रूरी है, पर डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश करने से कोई डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता। The challenges was to develop democratic practices in accordance with the constitution. कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस मतलब उनको आचरण में लेके आना। आप ये बोल दो कि आप डेमोक्रेसी हो, बट आपने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बोल रखा है कि हमने डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बना रखा है, पर जब तक आप डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस जैसे कि लोगों को वोट देने का अधिकार या उनको बोलने का अधिकार, ये सब चीज़ें नहीं मिलती या उनको डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस नहीं मिल पाती, तब तक कोई कंट्री डेमोक्रेटिक नहीं हो पाती। और कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार जब तक आप डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस जब तक डेवलप नहीं करते हैं तब तक आप डेमोक्रेटिक कैसे कहलाएंगे। द थर्ड चैलेंज जो हमारे साथ था वो ये था कि हम लोग इंश्योर करें डेवलपमेंट एंड वेलबींग ऑफ एंटायर सोसाइटी। मतलब कि हम लोगों को इंश्योर करना है डेवलपमेंट, सारे लोगों का डेवलपमेंट हो, हमारे इंडिया का डेवलपमेंट हो, वेलबींग हो, सारे जितने भी लोग हमारे सोसाइटी के अंदर रह रहे हैं, कुछ लोगों का नहीं सारे लोगों का। जैसे हम यहाँ लिखा है सम सेक्शंस, इन सम सेक्शन मतलब कुछ सेक्शंस का नहीं, सारी सोसाइटी का ही हो। बट हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये भी लिखता है, ये भी उसने बता रखा है कि जो प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी एंड स्पेशल प्रोटेक्शन टू सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप एंड रिलीजियस एंड कल्चर, मतलब कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ये तो बता रखा है कि हम डेवलपमेंट करेंगे, वेलबींग करेंगे एंटायर सोसाइटी का, कुछ सेक्शंस का हम पक्ष नहीं लेंगे। बट यहाँ पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये भी कह रहा है कि जो प्रिंसिपल है इक्वालिटी का और वो है जो स्पेशल प्रोटेक्शन है वो कुछ स्पेशल डिसएडवांटेज ग्रुप्स को भी दे रखा है। मतलब जो सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप है, रिलीजियस और कल्चरल कम्युनिटीज़ हैं, उनको भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने स्पेशल प्रोटेक्शन दे रखे हैं, जो कि हमारे ऊपर जो कही हुई बात है कि हम लोग बस एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी के ही डेवलपमेंट नहीं करेंगे, उनका ही ध्यान नहीं रखेंगे। बट यहाँ पे ये चीज़ आप देख सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्टरी हो रही है बहुत ज़्यादा। द कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, वो ये भी बोलता है कि डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है उससे वेलफेयर गोल्स है वो अचीव करने चाहिए। और जो हमारा रियल चैलेंज है उसमें ये पॉलिसीज़ आनी चाहिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेकर, और जो गरीबी है उसे कैसे कम कर सकते हैं, उन सब चीज़ों को भी हमारे रियल चैलेंजेस को मानना चाहिए। अब जो इंडिपेंडेंट इंडिया था वो इन सब चैलेंजेस से कैसे रिस्पॉन्स करेगा और इंडिया किस तरीके से कौन से ऑब्जेक्टिव्स के थ्रू
जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस ने उसको प्रोवाइड कर रखे हैं, उनके थ्रू इन सब चीज़ों को अचीव करेगा। और ये पूरी बुक है वो हम सब सवालों के जवाब देगी और हमें ये बताएगी कि जो इतने बड़े क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस बुक के अंदर, उन सब के क्या आंसर्स होंगे, क्या किस तरह होगा। जो हमारे पहले 3 चैप्टर हैं इस बुक के, वो इन 3 जो चैलेंज है उन सब के बारे में बताती हैं हमें। जो हमारा पहला चैप्टर होगा उसके अंदर हम लोगों को इसी चीज़ के बारे में बता रखा है कि जो हमारा इंडिया है उसमें नेशन बिल्डिंग, मतलब इंडिया कैसे बना, मतलब जो नेशन बिल्डिंग वाला था वो सेंटर स्टेज पे जो मेन फोकस पॉइंट था इस चैप्टर का। और हमारे आफ्टर इंडिपेंडेंस हमने जो मेन सबसे ज़्यादा फोकस किया था, हमने नेशन बिल्डिंग पे ही किया। मतलब जो हमारा फर्स्ट चैलेंज है इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, उस पे यूनाइटेड इंडिया। और हम देखेंगे अलग अलग इवेंट्स जो इस इंडिपेंडेंस के कॉन्टेक्स्ट में हमें मिले इस चैप्टर के अंदर। और हम ये भी देखेंगे कि जो इशू ऑफ नेशन यूनिटी एंड सिक्योरिटी है वो हमारे लिए प्राइमरी चैलेंज बना था हमारे इंडिपेंडेंस के टाइम। मतलब नेशन को इकट्ठा करना और उसकी जो सिक्योरिटी है वो हमारा प्राइमरी चैलेंज था उस समय। और हम ये भी देखेंगे कि इंडिया ने अपने नेशन को कैसे बनाया। अब हम देख सकते हैं यहाँ पे हमें नेशन की हम लोगों को यहाँ पे डेफिनेशन मिलती है कि नेशन क्या होता है। नेशन होता है वो यूनाइटेड बाय शेयर हिस्ट्री एंड कॉमन डेस्टिनी। मतलब आप कह सकते हैं कि एक नेशन क्या है, एक नेशन वो है जो अपनी शेयर हिस्ट्री रखता हो, कॉमन डेस्टिनी रखता हो। मतलब वो सारे अपने एक ही हिस्ट्री से बिलोंग करते हों। और कॉमन डेस्टिनी मतलब उनका क्या गोल है उस समय का। दिस यूनिटी हैड द रिफ्लेक्ट, और जो यूनिटी है वो रिफ्लेक्ट करती है एस्पिरेशन ऑफ पीपल अक्रॉस डिफरेंट रीजन्स। और ये जो उनकी हम कह सकते हैं यूनिटी है, वो यूनिटी वो क्या दिखा रही है, वो ये दिखा रही है कि जो डिफरेंट पीपल्स हैं उनकी क्या इच्छाएं हैं डिफरेंट रीजन्स के अंदर, और वो किस तरह से डील करते हैं उन डिस्पार्टीज, उनके बीच में जो डिफरेंस है उन सबको। ठीक है, तो हम नेक्स्ट 2 चैप्टर के अंदर जो आगे आने वाले 2 चैप्टर होंगे उनके अंदर हम 2 आगे चैलेंज पढ़ेंगे। मीन्स कि नेक्स्ट 2 चैप्टर के अंदर हम ये देखेंगे चैलेंज ऑफ एस्टेब्लिशिंग डेमोक्रेसी, हमने किस तरह डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश किया, उसके अंदर में कौन से चैलेंज आए, और हमने अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट को करने, जो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट था इक्वालिटी और जस्टिस वाला, उसको हमने अचीव करने के लिए क्या क्या चैलेंजेस किए। थैंक यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।